गुड इवनिंग एवरीवन। कैसी होती है परीक्षा जीतने वाली सकारात्मकता। साल 1945, समय द्वितीय विश्व युद्ध। जापान पर्ल हार्बर पर हमला कर चुका था। अमेरिका के पर्ल हार्बर सेंटर को पूरी तरह तबाह करने के बाद जापान उम्मीद कर रहा था कि अमेरिका रिटॉर्ट करेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी खेमे में खलबली मची हुई थी। वे जानते थे कि पर्ल हार्बर पर हमला अमेरिका की अस्मिता पर हमला था। जहाजी बेड़े तैयार होने लगे, हवाई हमले की तैयारी होने लगी और जापान इस चीज़ से बाखबर था, उसे पता था ऐसा होगा। लेकिन जो जापान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा वो घटना आगे घटित होती है। अमेरिकी नेतृत्व तय करता है कि हम अब जापान का नामो निशान मिटा देंगे और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर 2 परमाणु बम फैटमैन और लिटिल बॉय जापान पर गिराए जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये वो दौर था जब किसी ने ये नहीं सोचा था कि परमाणु बम गिरने के परिणाम कितने ज़्यादा भयानक होते हैं। किताबों में पढ़ा था, लिटरेचर में पढ़ा था, लेकिन आंखों से लोग पहली बार देख रहे थे कि जब परमाणु बम ड्रॉप होता है तो क्या हालात होती है। जापान की दशा का आप अनुमान लगाएं। जापान की स्थिति ऐसी थी कि वो अपने लोगों को खो चुका था, शहर तबाह हो चुके थे। परमाणु विकिरण इस हद तक फैले कि जापान अगले कई वर्षों तक उनसे उबर नहीं पाया। अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। चूंकि ये युद्ध अमेरिका के खिलाफ था, इसलिए पूरा विश्व जापान के खिलाफ हो गया और जापान की स्थिति ऐसी हो गई कि उसे अंत में इस द्वितीय विश्व युद्ध से हटना पड़ा। अब आप जरा सोचिए, जापान की स्थिति, मानसिक दशा उस समय जापानियों की क्या रही होगी। जब उन्होंने पलटकर अपने घर में देखा तो उन्हें पता चला कि हमारे पास में न तो कोई मिनरल्स है, न सोना है, न चांदी है, न इतनी अधिक मात्रा में पेट्रोलियम है। एकमात्र फिशरी का हमारा बिजनेस है और उस पर जुल्म ये कि जापान पूरी तरह तबाह हो चुका है, आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है। तो ऐसे समय जब ये विपत्ति किसी भी मुल्क पर गिरती, किसी भी देश पर गिरती, तो जाहिर है वो देश हथियार डाल देता। जापान ने हथियार डाले लेकिन वो क्षणिक था। अब जापान ने अपनी लड़ाई दूसरे तरीके से लड़नी शुरू की। जापान ने यह देखा कि हमारे पास एकमात्र चीज़ जो है वो है हमारी जनसंख्या। उसी पर कॉन्सेंट्रेट किया, इस जनसंख्या को अच्छी तरह पढ़ाया, लिखाया और उन्हें ये बताया कि किस तरह वो जापान के डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं। आज आप देखिए, जापान कई मायनों में बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई मुकाबला नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, आपको जापान की वस्तु देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्या वजह है कि दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो जब जापान जाती है तो उन्हें वैसा बिजनेस नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि जापान के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की ये जो कहानी है, ये सकारात्मकता से जुड़ी हुई है। तत्कालीन जापानी नेतृत्व अगर सकारात्मक नहीं होता, इस विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मकता नहीं दिखाता, तो जापान आज भी एक भिखमंगा मुल्क होता, लोगों की सहायता पर जी रहा होता। लेकिन जापान ने ऐसा नहीं किया। यही सकारात्मकता है जो नकारात्मक से नकारात्मक स्थिति में आपको यह एहसास कराती है कि अभी भी रोशनी की गुंजाइश है। हम थोड़ी सी मेहनत करें तो बहुत कुछ संभव है और जापान ने यह कर दिखाया। एक और उदाहरण आप देखिए जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि हम जिस सकारात्मकता की बात करते हैं परीक्षा में, वो सकारात्मकता क्या है। इससे पहले कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं, आप इसे अप्लाई करके देखना। परीक्षा से इतर माहौल में, उससे अलग माहौल में आप किसी क्वेश्चन पेपर को लेकर बैठना और आप उसको सॉल्व करना। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जितने उस पेपर में होंगे आप आसानी से कर पाएंगे। तो क्या वजह होती है कि जब हम परीक्षा के अंदर बैठते हैं तो वही प्रश्न हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। हम उनके आंसर की डिसीजन मेकिंग में सही तरीके से चयन नहीं कर पाते। सब्जेक्टिव पेपर है तो आंसर ढंग से लिख नहीं पाते। ऊपर का पॉइंट नीचे, नीचे का पॉइंट बीच में, बीच का पॉइंट लास्ट में। इस तरह से क्यों होता है? इसकी सीधी सी वजह यह है कि जब भी आप अपने इस 1400 ग्राम के मस्तिष्क को पहले से बर्डन्ड कर देंगे कि मैं इस तरह से इस काम को करूंगा, प्री प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, ये वो समय है जब प्री प्लानिंग वर्क नहीं करती है। प्री प्लानिंग का महत्व सिर्फ इतना सा है कि आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना लें और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करें।
लेकिन अगर आपकी वो स्ट्रैटेजी रिजिड है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, तो अब वो आपके लिए आप ये कह सकते हैं कि वो एक बाधा बन जाएगी। इस दौर में ज़रूरत है फ्लेक्सिबिलिटी की, आपकी रणनीति में भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपकी पॉजिटिविटी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, क्योंकि परिस्थितियाँ इस विश्व में लगातार तेज़ी से बदलती है। इन बदलती परिस्थितियों में आपको संयम के साथ परिवर्तित स्थितियों के अनुसार खुद को ढालते हुए चलना होता है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे, जब भी आज 25 अप्रैल 24 अप्रैल जो भी आपकी परीक्षा की तिथि है, अगर उस तिथि से पहले आप अपने दिमाग में ये पहले से मैसेज दे देते हैं कि मैं ये पेपर इस तरह से सॉल्व करूँगा, और परिस्थितियाँ विपरीत हुई, तो आपका उत्साह, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पहले से प्री प्लान्ड है कि मैं हिंदी से पेपर की शुरुआत करूँगा क्योंकि ये मेरा इजी पोर्शन है, लेकिन ये हो सकता है कि हिंदी इस बार डिफ़िकल्ट आ जाए। अब चूंकि आप प्री प्लान्ड है तो आप परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार खुद के डिसीजन को उस समय चेंज नहीं करेंगे, और ये चेंज न करना आपके गले की हड्डी बन जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी पॉजिटिविटी की पहली शर्त है, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना, और इसकी ज़रूरत आपको परीक्षा में सबसे ज़्यादा है। मैं उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ जो किताबों से रिलेटेड है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से हर व्यक्ति किताबें पढ़ रहा है, नोट्स पढ़ रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लगातार संपर्क में। मेरा फोकस उन चीज़ों पे है जिनके बारे में अमूमन नहीं बताया जाता। तो आप पहला सबक ये ले लें कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी से चलना है इन पिछले 30-40 दिनों में। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी एग्ज़ाम हॉल तक बरकरार रहे, वहाँ भी परिस्थिति के अनुसार आपको डिसीजन लेने होंगे। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्थितियाँ आपके अनुकूल होने लगेगी। एक और चीज़ आप देखें इस उदाहरण के अंदर जो मैं आपको अब देने वाला हूँ, कि कई बार हमारे सामने ऐसी स्थितियाँ आ जाती है परीक्षा हॉल के अंदर जो हमारी सोच के बिल्कुल विपरीत होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सोचते हैं कि अमुक सेक्शन से प्रश्न आना चाहिए और अमुक सेक्शन से प्रश्न नहीं आते। हम सोचते हैं कि अमुक सेक्शन ऐसा है जिससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पिछले 15 सालों में नहीं आए, लेकिन उस सेक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे समय जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे सामने अचानक से आती हैं, उन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के प्रति भी आपको बहुत ज़्यादा उत्साह, बहुत ज़्यादा जोश, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन या बहुत ज़्यादा निराशा नहीं दिखाना है, क्योंकि आपके हाथ में उस कुछ नहीं है कि आप उसे बदल सकें। तो फिलहाल दिमाग को इस तरह से आप टाइम्ड रखें, इस तरह से मैनेज्ड रखें, इस तरह से मैसेज्ड रखें कि आप परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेंगे और उसके अनुसार अपना पेपर सॉल्व करेंगे। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था क्या वजह है कि सामान्य परिस्थितियों में आप पेपर अच्छा कर पाते हैं, एग्जाम बर्डन प्रेशर के दौरान आप नहीं कर पाते। वजह इतनी सी है कि जब आप सामान्य परिस्थितियों में यानी अभी कोई मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपका दिमाग फ्री है, आप परिस्थिति के अनुसार उस डिसीजन को ले लेते हैं। लेकिन अगर स्थिति इसके विपरीत हो, एग्जाम का अगर प्रेशर हो, एग्जाम की अगर बर्डन हो, तो उस कंडीशन में आपका दिमाग इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि वो सही तरीके से सही डिसीजन ले पाए। यही वो समस्या है जो परीक्षा हॉल में हम में से काफ़ी लोगों को परेशान करती है। तो जो मेंटल अप्रोच आप मॉडल पेपर सॉल्व करते समय बनाए रखते हैं, सेम मेंटल अप्रोच आपको चाहिए कि आप परीक्षा हॉल में बनाए रखें। और ये कैसे करना है, ये सिर्फ आप कर सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको ये बता सके कि आप मेंटल अप्रोच को ऐसे डेवलप करें, क्योंकि किताबी ज्ञान से परे हैं ये चीज़ें, ये अभ्यास की चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिकल हैं, और ये प्रैक्टिकल आपको करना होगा इस परीक्षा को देने से पहले। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के अभाव में और पॉजिटिव मेंटल अप्रोच के अभाव में वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाते जैसा प्रदर्शन की उन्हें खुद को उम्मीद होती है या दुनिया उनसे उम्मीद रखती है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आपकी मेंटल अप्रोच बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल इन द सेंस, पेपर जैसा आएगा उसके अनुसार आप डिसीजन लेंगे, और यही डिसीजन मेकिंग की काबिलियत है इस दुनिया में, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन कहते हैं। दरअसल वो एक शब्द में कहें तो डिसीजन मेकिंग है। यही वजह है कि हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज द की टू ऑल द सक्सेसेस। डिसीजन मेकिंग हर तरह की सफलता की कुंजी है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यही दो चीज़ें सकारात्मकता को बढ़ाएगी। अदरवाइज आप जानते, लोग सकारात्मकता की खोज के पीछे पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं,
लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वजह यह है क्योंकि सकारात्मकता एक अमूर्त धारणा है। मैं आपको अब सकारात्मकता को लाकर उसकी शक्ल तो आपको नहीं दिखा सकता। ये डेवलप होती है, अंदर से डेवलप होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? यही वजह है कि जब भी आप कोई मोटिवेशन स्पीच देखते हैं तो अंदर से आप पूरी तरह से, जैसे दूध उबाल मारता है वैसे आप उबलने लग जाते हैं, मैं ये कर दिखाऊंगा। लेकिन सकारात्मक परिस्थितियों में हर व्यक्ति सकारात्मक होता है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी की जरूरत तब है जब हमारे सामने स्थितियां नेगेटिव हैं, परिस्थितियां विपरीत है, और उन विपरीत परिस्थितियों में हमें काम करते हुए अनुकूल रिजल्ट प्राप्त करना है, और ये एक चैलेंज है। भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा समत्व बुद्धि। सुख हो, दुख हो, निराशा हो, खुशी हो, हर समय मनुष्य का मस्तिष्क एक जैसा रहना चाहिए। उसके हाव भाव, उसके मनोभाव, उसके सोचने समझने के तरीके, बातचीत करने के लहजे में किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तब हम कहते हैं कि वो समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति है या वो योगी है। और जिस दिन आप में समत्व बुद्धि डेवलप हो गई ना, आप याद रखिए आप हर जंग जीतेंगे। ये तो रिट परीक्षा है। जिंदगी में काफ़ी बड़ी बड़ी परीक्षाएं आपके सामने आने वाली है और आप सारी परीक्षाएं जीतेंगे अगर आपका दिमाग आपके नियंत्रण में है। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो किसी भी परिस्थिति के अंदर शांत बने रहते हैं, निष्पक्ष रहकर उसका मूल्यांकन करते हैं और परिस्थिति के अनुसार ढलते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं। ऐसे लोग कामयाब होते हैं। इनकी संख्या 1% ही है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो हमेशा प्री प्लान्ड होते हैं। अब चूंकि वो प्री प्लान्ड हैं और उनके प्लानिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो जब वो उस प्री प्लानिंग को धरातल पर एग्जीक्यूट करते हैं और अगर परिस्थितियां बदली हुई तो वो अपने प्लान के अंदर चेंज नहीं कर पाते, अपनी मेंटल अप्रोच को बदल नहीं पाते, बदली परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते और फिर असफल हो जाते हैं। तो ये आपके हाथ में है। तो सकारात्मकता इन शॉर्ट एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो आपको सदैव ये स्मरण दिलाती है, सदैव ये भान कराती है कि बदली परिस्थितियों में डिसीजन लेने में आप समर्थ हैं। सिर्फ ये एक लाइन, और जिस दिन ये एक लाइन आपके दिल और दिमाग में जम गई, आप दुनिया के सबसे पॉजिटिव इंसान होंगे। और याद रखिए, पॉजिटिविटी इट शुड कम फ्रॉम विद इन। पॉजिटिविटी अंदर से आती है और ये तब आती है जब आपका मानसिक ताना बाना बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल संतुलित है, जब आप जानते हैं कि आप बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। जिस दिन ये भरोसा आपको हो जाएगा ना कि मैं बदली परिस्थितियों में खुद को ढाल सकता हूं, खुद को चेंज कर सकता हूं, अपने डिसीजन में बदलाव ला सकता हूं और बदली परिस्थितियों के अनुसार मैं खुद को स्ट्रेटेजाइज करते हुए आगे जा सकता हूं, आप कामयाब रहेंगे, चाहे वो रिट परीक्षा हो, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो। तो हमेशा याद रखिए, अब आपको, क्योंकि बहुत पढ़ लिया आपने, आप 8वीं 9वीं कक्षा के बाद से लगातार सीरियसली ही पढ़ रहे हैं, बहुत ज्ञान है आपके पास, इस दिमाग के अंदर सारी चीज़ें स्टोर है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, इंसान कभी कुछ नहीं भूलता है। एक विस्मरण का सिद्धांत है जो मिस्टर एबिंगहॉस ने दिया था और उन्होंने एक वक्र भी बनाया था और विस्मरण के सिद्धांत को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर इंसान का दिमाग कुछ भी भूलने में समर्थ होता तो इस दुनिया में ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां नहीं होती, दिल मैले नहीं होते, लोगों के प्रति दिलों में दुर्भावना नहीं होती। तो इंसान का दिमाग कुछ नहीं भूलता है, सब याद रहता है। ज़रूरत है उसको वापस रिकॉल करने की, कला सीखने की। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप प्री प्लान। अब आप ये ना सोचिए कि सर कह रहे हैं प्री प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं एक आधार आप बना सकते हैं कि मैं इस तरह से चलूंगा, लेकिन वो रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारतीय संविधान फ्लेक्सिबल है। भारतीय संविधान रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। आपको फ्लेक्सिबल ज्यादा होना है, रिजिड कम होना है, ताकि आप सही डिसीजन मेक कर सकें और परीक्षा में सफलता हासिल कर सकें।